बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 5 का जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये एक तो हम इसमें ये देखेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है और इलास्टिसिटी जो है वो हमें किस तरह से हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, या डिफरेंट जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें हम किस तरीके से इलास्टिसिटी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है और सप्लाई कर्व के साथ ये किस तरह से रिलेटेड है। तो सप्लाई इलास्टिसिटी को क्योंकि हमने डिस्कस किया था, इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ मच वन वेरिएबल रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन अनदर वेरिएबल, कि जब हम किसी एक वेरिएबल के चेंज को देखते हैं और उसकी वजह से कोई दूसरा वेरिएबल जो इफेक्ट हो रहा होता है, तो वो जितना इफेक्ट होता है वो बेसिकली उसकी इलास्टिसिटी है। तो इसकी एग्जांपल्स और इसकी डिटेल जो है वो डिमांड वाले चैप्टर में गिवन है। Elasticity is a numerical measure of the responsiveness of quantity demanded or quantity supplied to one of its determinants. तो जब किसी भी तरह से जो है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली प्राइस है, तो प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में जितना चेंज आता है उसको हम कहते हैं कि ये इलास्टिसिटी है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो डिमांड वाले चैप्टर में क्योंकि बड़ी डिटेल में बताई हुई हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये सेम उसी तरह से है कि बेसिकली जो रिस्पांस है सप्लायर की तरफ से उसकी हम बात कर रहे हैं, कि जब प्राइस चेंज होती है मार्केट की तो उसके बाद सप्लायर किस तरह से रिस्पांस करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस के चेंज की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आएगा सप्लायर की तरफ से या सेलर्स की तरफ से, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये बेसिकली सप्लायर्स का या सेलर्स की जो सप्लाई है उसकी सेंसिटिविटी बताती है, जो प्राइस इलास्टिसिटी है। तो इसको हम मिड पॉइंट के थ्रू ही मेजर करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसको किस तरह से मेजर किया हुआ है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में ये हमने इसका जो ग्राफ था मेन सप्लाई का, वो हमें पता है कि पॉजिटिवली स्लोप था, तो ये हमने ड्रा कर लिया। अगर उसमें चेंज आ रहा है, प्राइस P1 से P2 हो जाती है, 8% प्राइस इंक्रीज होती है, तो क्वांटिटी जो है वो 16% इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो जो टोटल चेंज है वो क्वांटिटी का वो 16% है, प्राइस में जो चेंज आ रहा था वो 8% है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो जिसका मतलब क्या है कि ये मोर इलास्टिक है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट इस सप्लाई कर्व की जो है वो काइंड्स कौन सी हो सकती हैं, इसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो ये जो इसकी टाइप्स हैं या इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करती है इलास्टिसिटी पे, कि उस जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस गुड की सप्लाई कर्व की हम बात कर रहे हैं, उसकी सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो उस कर्व की नेचर बेसिकली या उसका जो ट्रेंड है वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी इलास्टिसिटी से। तो जो स्लोप है सप्लाई का, वो या सप्लाई कर्व का या पाथ का, वो बेसिकली लिंक्ड होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ। तो ये हमने डिस्कस किया था कि अगर सप्लाई कर्व जो है या कोई भी कर्व जो है वो फ्लैटर है तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, अगर वो स्टीप है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। अब हम इसकी जो 5 टाइप्स हैं हम उनकी बात करते हैं। यूनिट इलास्टिक नंबर 1, नंबर 2 इन इलास्टिक, नंबर 2, नंबर 3 इलास्टिक, नंबर 4 परफेक्टली इन इलास्टिक और नंबर 5 परफेक्टली इलास्टिक। तो ये हमने 5 जो चीज़ें हैं या ये जो 5 हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। तो स्टार्ट हम करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक से, कि जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी जो प्राइस है वो बेसिकली पर चेंज जब होगी तो जो रिस्पॉन्स आएगा सप्लायर की तरफ से उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, इनइलास्टिक है, उसकी इलास्टिसिटी ज़ीरो है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि जिसकी इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है या जिसमें इलास्टिसिटी नहीं है। तो इसको हम मेजर कैसे करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो फर्ज करें कि जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो P1 से P2 है, और जो क्वांटिटी है, क्योंकि हमने कहा कि क्वांटिटी में जो चेंज है वो बिल्कुल नहीं आना,
प्राइस ने जो भी चेंज आएगा सप्लायर ने उसको रिस्पॉन्स नहीं करना, तो क्वांटिटी का जो चेंज है वो जीरो है। तो जीरो को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा, अब देखें यहाँ पे जब मैं ये बात करता हूँ ना कि ये जीरो है नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 10 है, तो ये बेसिकली चेंज को हम मेजर कर रहे हैं और चेंज लिख रहे हैं। जैसे Q1 जो थी P1 पे और P2 पे भी Q1 ही थी, तो Q1 में प्राइस के चेंज होने की वजह से जो चेंज आया क्वांटिटी में वो जीरो है, तो वो चेंज नहीं है। अगर वो चेंज नहीं है तो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इलास्टिसिटी जो है वो, या ये जो नंबर है ये जीरो आएगा। तो अब ये देखें ये कर्व क्या है, ये वर्टिकल कर्व है जिसमें क्वांटिटी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही और जो सेलर की का रिस्पॉन्स है वो जीरो है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो जीरो है इस केस में। ये एक एक्सट्रीम केस है जो कि स्टीप जब ग्राफ बनता है ना, तो स्टीप के बाद उसका एक्सट्रीम केस होता है, ये वर्टिकल ग्राफ होता है। नेक्स्ट है इन इलास्टिक। अब ये एक्सट्रीम केस नहीं है। इन इलास्टिक का मतलब है रिलेटिवली लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो यहाँ पे हमने देखना ये है कि क्योंकि ये कर्व इनइलास्टिक है जिसका मतलब है इसका स्लोप ज्यादा है, स्टीप ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बनता है कि जो प्राइस में चेंज आएगा, इफ देयर इज अ बिग चेंज इन प्राइस कॉजेज अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कि प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है लेकिन सप्लाई में जो चेंज है वो कम आएगा। अब ये देखें कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो 10% है, लेकिन उसके बाद जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है वो उससे कम है, वो 5% है। तो ये आ जाएगी 0.5 इलास्टिसिटी जो कि लेस देन 1 है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो 1 है। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है। कर्व जो है वो रिलेटिवली स्टीपर है और जो रिस्पॉन्स है वो रिलेटिवली लो है सप्लायर की तरफ से, और जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। इन सब केसेस की एग्जांपल्स लास्ट पे जो है ना वो मैंने डिटेल में लिखी हुई है, तो एग्जांपल्स हम वहाँ पे देखते हैं। उसके बाद है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट स्लोप है, इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स है, मतलब ये कि ना तो ज़्यादा है ना कम है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल के केस में जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी रिस्पॉन्स कर रही है। अगर 10% प्राइस चेंज होती है और उसके नतीजे में 10% इस सप्लायर जो है वो सप्लाई को चेंज करते हैं, तो जो इलास्टिसिटी है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। तो इस केस में 1 to 1 ये होता है कि जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी रिस्पॉन्स कर रही है। उसके बाद इलास्टिक सप्लाई कर्व है या रिलेटिवली सप्लाई कर्व, इलास्टिक सप्लाई कर्व है, तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी सेम उसी तरह से है। लेकिन अब ये ऐसा केस है इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेज अ बिग चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रिस्पॉन्स करेगी, सेलर ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा। तो फर्ज करेंगे जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो 10% है और जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है वो 15% है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 1.5 विच इज ग्रेटर देन 1। तो इसका जो कर्व है वो रिलेटिवली फ्लैटर है, फ्लैट है। सेलर्स का जो रिस्पॉन्स है वो रिलेटिवली हाई है और उसके बाद जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जब इलास्टिसिटी जो है वो 1 से ज्यादा होती है तो कर्व फ्लैटर होता है, जब इलास्टिसिटी 1 से कम होती है तो कर्व जो है वो स्टीपर होता है या इन इलास्टिक होता है। उसके बाद ये इसका जो एक्सट्रीम केस है परफेक्टली इलास्टिक, कि जिसमें इन्फिनिटी की हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली, कि अगर प्राइस में जो है वो कोई चेंज नहीं आ रहा तो लेकिन क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो अब अगर क्वांटिटी में चेंज आता है, प्राइस में चेंज नहीं आता, तो प्राइस का चेंज तो जीरो है। P1 पे भी वही प्राइस थी, P2 पे भी वही प्राइस थी। तो ये बेसिकली इलास्टिसिटी का या इलास्टिक केसेस का एक्सट्रीम केस है कि फ्लैट होता होता बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाता है कर्व। तो कोई भी नंबर से अगर हम डिवाइड करें जो क्वांटिटी में चेंज का नंबर है जीरो से, तो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आएगा। तो ये कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेंसिटिविटी इसकी एक्सट्रीम है, ये मैक्सिमम इसमें रिस्पॉन्स है सेलर्स की तरफ से, और उसके बाद जो इसकी इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी है। अब हम नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल्स की बात करते हैं। इलास्टिक सप्लाई। अब ये देखें इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या था कि जब प्राइस के थोड़ा सा चेंज होने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है टैक्सी सर्विसेज की, उबर, क्रीम या इसके अलावा और भी कोई एग्जांपल्स हैं, कि अगर उनको मार्जिन अच्छा मिल रहा है, उनको रेट अच्छा मिल रहा है,
तो पार्ट टाइम लोग अपनी सर्विसेज को इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, तो मार्केट में सप्लायर्स इंक्रीज हो जाएंगे। जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे वो टैक्सी सर्विसेज हैं और वो इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे ये एक एग्जांपल और भी लिखी हुई है। समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ फर्म जो होती हैं वो फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन नहीं कर रही होती। फर्ज करें यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है कार इंडस्ट्री की, कि वो 70% कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो अगर इन केस उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है या उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, तो प्राइस के बढ़ने की वजह से वो अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी ऑप्शन है, 30% कैपेसिटी उनके पास अभी अवेलेबल है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि ये इलास्टिक सप्लाई है या रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई है, या इसको मोर इलास्टिक सप्लाई भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन इलास्टिक सप्लाई। अब इन इलास्टिक के केस में क्या होता है कि प्राइस में चेंज तो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन सप्लायर उसकी सप्लाई को ज़्यादा चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास सम टाइम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर पावर, या इसके अलावा ग्रेप्स की एग्जांपल दी हुई है कि जो ग्रेप्स हैं वो अगर साल में, एक साल में हम एक ही दफ़ा उसको जो है वो हार्वेस्ट करते हैं, तो अब वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में उसकी सप्लाई को ज़्यादा किया ही नहीं जा सकता। तो वो शॉर्ट रन में प्राइस बढ़ भी जाए तो उसकी सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है, मार्केट में उसकी सप्लाई नहीं है। हमारे पास इतनी उसकी प्रोडक्शन नहीं है, तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो सप्लाई होती है। तो ये वाला केस ज़्यादा जो है वो पेरिशेबल गुड्स पे भी अप्लाई होता है। उसके बाद जो हमारे पास ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उस पे भी अप्लाई होता है। जैसे ये आगे लिखा भी हुआ है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होती हैं वो इनइलास्टिक इसलिए होती हैं कि उसमें टाइम लैग बेसिकली होता है। टाइम लैग इस तरह से होता है कि आप अगर जिस प्रोडक्ट की आज बात कर रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्शन अगर आपने ज़्यादा करनी है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम वीट की बात करें कि आज वीट की जो मार्केट में प्राइस है वो बड़ी इंक्रीज़ हो गई है, तो अब उसकी सप्लाई को फ़ौरन से बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। उसको दोबारा से प्रोडक्शन वाला जो पूरा प्रोसेस है उसमें जाना होगा। उसके बाद है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक में नॉर्मली यही है कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही सप्लाई में चेंज आ रहा है। अगर प्राइसेस 10% इंक्रीज हो रही हैं तो सप्लाई भी 10% इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें यह है कि जितना जितना मार्जिन बढ़ता जाता है, सप्लायर के लिए भी उतनी उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो उसके बाद आखिरी दो केसेस हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व और परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि जिसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी रियल टर्म में जो है ना सम टाइम एग्जांपल्स नहीं मिलती। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि ऐसी चीज़ें जिनके लिए हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, जिनके लिए हमारे पास इनपुट अवेलेबल है, तो हम जब चाहें, अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, मार्जिन अच्छा मिल रहा है, प्राइस अच्छी मिल रही है, मार्केट में आपकी प्रोडक्ट को वैल्यू मिल रही है, तो आप उसकी जो सप्लाई है उसको फ़ौरन से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मटेरियल तो अवेलेबल है। जैसे पिज़्ज़ा की एग्जांपल लिखी हुई है, ब्रेड है, बुक्स हैं या पेंसिल्स हैं, तो आप इनकी सप्लाई को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास उनका इनपुट या उनकी वो उस फार्म में अवेलेबल है। स्टोर में या अवेलेबल है या आपके पास इनपुट अवेलेबल है, आप उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद परफेक्टली इनएलास्टिक। इनएलास्टिक यहाँ पे जो है वो बिल्कुल जो परफेक्ट केस है कि जिसमें प्राइस का जो रिस्पॉन्स है समझ लें कि बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही क्वांटिटी। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि हमारे पास अगर हम लैंड की बात करें या पेंटिंग की बात करें, तो लैंड की अगर मैं बात करूं तो उसकी ऑलरेडी जो सप्लाई है वो फिक्स होती है, लिमिटेड सप्लाई है। उसको हम ज़्यादा कर ही नहीं सकते, जितना भी रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिल रहा हो, जैसे भी मिल रहा हो, लेकिन हम हमारे पास जो ज़मीन या हमारे पास जो फील्ड्स या लैंड है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी या उस सप्लाई से ज़्यादा हम उसको बढ़ा नहीं सकते। तो ये जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना, इनकी रियल टर्म में एग्जांपल्स उस तरह से ढूँढना मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम इनको न्यूमेरिकली कर रहे होते हैं, मैथमेटिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो हमारे पास हमने फिर सारे केसेस को जो है वो देखना होता है, तो उसकी सम टाइम एग्जांपल जो है ना वो कम होती हैं। या जैसे रेयर आर्टिकल्स कुछ होते हैं तो उसमें उसकी सप्लाई नहीं है। या जैसे एक पर्सन है जो कि दुनिया से चला गया हुआ है, उसकी कुछ आइटम्स थी जो उसने बनाई हुई थी बेचने के लिए। सपोज़ हम पेंटिंग की अगर बात करें, तो उसी की बनाई हुई अगर पेंटिंग की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, तो उसको जो है वो सप्लाई को ज़्यादा नहीं किया जा सकता। कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं। और अगर आपको टाइमली जो है वो चैप्टर्स या टॉपिक्स नहीं मिल रहे होते, तो आप काइंडली जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइमली जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाए। जब भी मैं कोई अपलोड करूं तो आपको उसका फ़ौरन से